चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है यूपोलाइडी। उसको अब डील से देखना है। यूपोलाइडी के भी 3 टाइप्स होते हैं। कल हम लोग देख लिए थे पोलाइडी क्या है, वो क्या है। अब देखते हैं कि यूपोलाइडी के कितने टाइप्स हैं। ठीक है, यूपोलाइडी में हम लोग देख रहे हैं टाइप्स। यूपोलाइडी इज 3 टाइप्स या 3 टाइप के होते हैं। यूपोलाइडी मुख्य रूप से तीन टाइप्स के होते हैं। 3 काइंड्स। 3 काइंड्स कौन कौन है? 3 काइंड्स। तो पहला का नाम है हेप्लॉइडी, या इसी को हम लोग कहते हैं मोनोपोलाइडी। मोनोपोलाइडी एक हो गया। दूसरा होता है डाइपोलाइडी। डाइपोलाइडी। तीसरा है पॉलीपोलाइडी। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि हैप्लॉइडी क्या होता है, मोनोपोलाइडी, ये डाइपोलाइडी क्या होता है और पॉलीपोलाइडी क्या होता है। चलिए पहले हम लोग हैप्लॉइडी को देखते हैं। When the organisms has one set of जीनोम, जिसमें एक सेट जीनोम होगा, उसको हम लोग हैप्लॉइडी कहते हैं। जीनोम इन द बॉडी सेल, it is known as monopolydy. When this case is found, when this case found in gamete is known as हैप्लॉइड। ठीक है, तो कह रहा कि व्हेन ऑर्गेनिज्म वन सेट ऑफ जीनोम, जब ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेट जीनोम होगा उसको हम लोग मोनोपोलाइडी कहते हैं। और इस केस, जिस गैमेट के अंदर यह केस मिलेगा उसी को हम लोग हैप्लॉइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोनोपोलाइड्स आर यूजुअली स्मॉलर। मोनोपोलाइडी यूजुअली छोटा होता है, स्मॉलर एंड लेस विगोरस। ठीक है, ये विगोरस होता है। किसमें दिखेगा? सच एज मेल वेस्प, बी, ईटीसी में यह मोनोपोलाइडी कंडीशन में देखने को मिलेगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं डाइपोलाइडी क्या होता। ऑर्गेनिज्म्स विथ टू सेट्स ऑफ जीनोम्स, मतलब 2n, आर known as डैप्लॉइड्स। तो इसको हम लोग डैप्लॉइड के नाम से जानते हैं। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। ये डैप्लॉइड हो गया। तीसरा है जिसका नाम क्या है? पॉलीपोलाइडी। इसमें क्या है? ऑर्गेनिज्म्स विथ मोर देन 2 सेट्स ऑफ जीनोम, 2 sets of genomes in the multiples of 3, 4, 5 etc are known as polyploids. Polyploid may be
पॉलीप्लॉइड में भी फॉलोइंग काइंड्स पॉलीप्लॉइड जो होते हैं कुछ टाइप के होते हैं। कौन कौन टाइप है तो देखते हैं कौन कौन टाइप के पॉलीप्लॉइड होते हैं, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है, यहाँ देखते हैं, ट्रैप्लॉइड्स। जब 3 इन रहे तो ट्रैप्लॉइड कहते हैं। टेट्रापोलाइड, जब 4 एन रहे तो टेट्रापोलाइड कहते हैं। हेक्सापोलाइड्स, जब 6 इन रहे, 5 छूट गया, 5वां होगा पेंटापोलाइड्स। 5 एन रहे तो पेंटापोलाइड। छठा 6 हेक्सा पोलाइड्स, 6 एन रहे तो हेक्सापोलाइड। ऑक्टापोलाइड्स रहे तो 8 एन होगा। नैनोपोलाइड्स, 9 एन रहे तो नैनोपोलाइड्स। डेकापोलाइड्स, 10 एन रहे तो डेकापोलाइड्स, और इसी तरह से आगे बढ़ता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, पॉलीपोलाइड्स के बारे में। अब कह रहा है कि पॉलीपोलाइड को हम लोग कैटेगराइज करते हैं 2 टाइप्स में, सोर्स के बेसिस से। क्रोमोसोम में सोर्स के बेसिस से 2 भागों में क्लासिफाई करते हैं, एक ऑटोपोलाइड और एक ओलोपोलाइड्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखना है रीजन ऑफ पॉलीपोलाइड, फिर देखना है सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीपोलाइड्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले यहां तक हो गया सब लोगों का। यहां से हम लोग शुरू किए हैं, आज का क्लास यहां से शुरू हुआ है। यहाँ से नीचे बढ़े हैं कि यूपोलाइडी कल बता दिए थे, ऑटोपोलाइडी बता दिए थे, तो यूपोलाइडी को हम लोग ठीक से पढ़े हैं। अब यूपोलाइडी को फिर हम लोग बांट दिए हैं 3 भागों में। कौन कौन 3 भाग है? यूपोलाइडी को 3 भागों में जो बांटे हैं उसमें 3 टाइप है। एक हैप्लोइडी या उसी को मोनोपोलाइडी कहते हैं, दूसरा डैप्लोइडी हो गया, तीसरा पॉलीपोलाइडी हो गया। कह रहा कि व्हेन द ऑर्गेनिज्म हैव वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जीनोम इन द बॉडी, जब बॉडी में एक सेट ऑफ जीनोम होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग मोनोपोलाइडी कहते हैं। और ये केस जिस गैमेट में देखने को मिलेगा उसी को हैप्लोइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोनोपोलाइड आर यूजुअली स्मॉलर एंड लेस विगोरस। मोनोपोलाइडी जो होता है वो छोटा होता है और लेस विगोरस होता है। जस्ट ये देखने को कहाँ मिलेगा, तो मेल में, वेस्प में, हनी बी में, इस सब में मिलेगा। फिर कह रहा है, दूसरा बात पर डाइपोलाइडी, तो कह रहा है ऑर्गेनिज्म विथ 2 सेट ऑफ जीनोम, जिसके पास 2 सेट जीनोम होगा उसको हम लोग डैप्लॉइडी के नाम से जानेंगे, और ये डैप्लॉइड्स कहलाएगा। फिर तीसरा कह रहा है पॉलीपोलाइड, ऑर्गेनिज्म विच मोर देन 2 सेट्स ऑफ जीनोम, जब 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 2 सेट्स जीनोम रहेगा तो उसी को हम लोग ये, अब जैसे यहाँ पर कह रहा है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इटीसी आर नोन एज पॉलीपोलाइड्स। इसको हम लोग पॉलीपोलाइड्स कहेंगे। आप पॉलीपोलाइड में जैसे देखिए यहाँ पर 3 को दिखाया गया, तो इसका टाइप है 3n हो गया, टेट्रापोलाइड 4n हो गया, पेंटापोलाइड 5n हो गया। ठीक है, पेंटापोलाइड 5n हो गया, हेक्सा 6n हो गया, ऑक्टा 8n हो गया। ठीक है, नैनो 9n हो गया, उसी के बाद डेका हो गया। तो इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह से, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाता है, जितना आगे बढ़ाइए। अब कह रहा है कि पॉलीपोलाइड को भी हम लोग कैटेगरी क्रोमोसोम पर रहने के बेसिस से, इसमें क्या जीनोम को गैमेट में रहने के बेसिस से कैटेगराइज किए हैं, लेकिन क्रोमोसोम पर रहने के बेसिस से भी हम लोग इसको कैटेगराइज करके देखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। हो जाएगा तो बोलिएगा। ये लोग होम क्वारंटाइन है। चलिए, सबका हो गया है, आगे बढ़े तब।
तो हम लोग अब क्या देखेंगे, पॉलीपोलाइड को क्रोमोजोम पर रहने के बेसिस से कितने भागों में बांटते हैं, तो मिटा दे रहे हैं। तो ये हो गया चलिए अब पॉलीपोलाइड को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ये इसी के नीचे से बढ़ेंगे। पॉलीपोलाइड्स आर also categorized into following two types में इसको बांट के पढ़ते हैं। on the basis of source from where कौन पे from where chromosomes are received, क्रोमोजोम आर रिसीव्ड। दो टाइप का अब बोला है, एक का नाम है ऑटोपोलाइड्स और दूसरा होता है ऑलोपोलाइड्स। ऑलो ऑलोपोलाइड्स POLIDS ऑलोपोलाइड्स। दो टाइप में इसको हम लोग बांट दिए हैं। तो पहले वाले को हम लोग देखते हैं क्या कहता है। When polypolides are recipient chromosomes from the same species, that is non-arrival of chromosomes from the other species, then these are known as autopolides। कह रहा कि व्हेन पॉलीपोलाइड्स आर रिसिपिएंट क्रोमोजोम, जब ग्रहण करने वाला क्रोमोजोम होगा एक स्पीसीज के अंदर, दैट इज नॉन अराइवल क्रोमोजोम्स फ्रॉम द अदर स्पीसीज, एक स्पीसीज के अलावा दूसरा पर कोई उसका निर्भर नहीं होगा, तो इसी को हम लोग ऑटोपोलाइड के नाम से जानते हैं। हम दूसरा देखते हैं ऑलोपोलाइड्स। व्हेन पॉलीपोलाइड्स receive chromosomes from other species। सर इससे पहले भी कुछ लिखा हुआ है, टाइम देखे हो, घड़ी अगर है अपने पास तो घड़ी पर टाइम देखे होगे, उसके बाद मैसेज भी गया होगा, तो उससे पहले कैसे नहीं लिखाएंगे अदर, कि हम रुके रहेंगे कि महारानी एजोला वेथ आ रही है, उसके बाद हम लिखाएंगे। When polypolides receive chromosome from other species, then these are known as ऑफोलाइमेलेट से, ऑनोलाइमेलेट से मतलब लगता है कि रईस के नाती नतनी है ये सब,
पोलाइड्स, नाती पोती नतनी पोता, दिस काउज measure variations in the characters। रिकॉर्डिंग में देख लेना, बाद में मिल जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर्स, या रिकॉर्डिंग छोड़ देंगे तो आगे, अगर दे दिया तो नहीं, कोई बातें नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स कभी कभी काला भी कर देता है, नेटवर्क पर डिपेंड करता है क्या होगा। ऑर्गेनिम्स, these variations are inherited to the offsprings from the parents and result in appearance of new characters in them। वो सब ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन से जिसका व्यापार चलता होगा, रोजी रोटी चलता होगा, ठीक है, एक आध दिन बिजली का प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, लेकिन नेटवर्क का इशू जो होता है वो सिम से होता है, कई बार सिम से होता है। तो सिम अगर वो काम नहीं कर रहा तो सिम बदल के देखो। चलिए, दूसरा हम लोग ऑटो पोलाइड कहते हैं। ऑटो पोलाइड के बारे में क्या कह रहा है कि व्हेन पोलाइड्स आर रिसिपिएंट क्रोमोसोम फ्रॉम द सेम स्पीसीज इन नॉन अराइवल क्रोमोसोम्स, ठीक है, दीज आर अदर स्पीसीज देन, ठीक है, मतलब जो स्पीसीज का क्रोमोसोम है वो दूसरे में नहीं अराइव कर सकता है, मतलब नॉन अराइवल है, जिसमें है उसी में रहेगा, किसी दूसरे में नहीं जा सकता है, तो इसको हम लोग ऑटो पोलाइड्स कहते हैं। लेकिन ओलोपोलाइड्स के साथ क्या है कि व्हेन पोलाइड्स रिसीव क्रोमोसोम फ्रॉम अदर स्पीसीज देन दीज नोन आज, दूसरे से अगर रिसीव कर सकते हैं, खुद में है उसको दूसरे में नहीं दे सकते हैं तो ऑटो हो गया, आप खुद में है दूसरे को भी दे सकते हैं तो ऑलो हो गया। इसके वजह से अगर अपना क्रोमोसोम किसी दूसरे के अंदर दे दें तो स्वाभाविक बात है कि दूसरे के अंदर जाएगा तो वेरिएशन लाएगा, बदलाव लाएगा। इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गन दीज वेरिएशंस आर इनहेरिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, यह एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज में जाता है, फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट एंड रिजल्ट इन द अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर, और इसके बाद नया कैरेक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये तो अच्छा चीज हो गया कि मतलब एक चीज है कि जिसको हम लोग भेज सकते हैं दूसरे में, एक चीज है जिसको हम लोग नहीं भेज सकते, मतलब पॉलीपोलाइडी के ढेर सारा टाइप, और क्रोमोसोम के रिसीव करने या न करने के बेसिस से दो भागों में बांटा गया, या तो ऑटोपोलाइडी कह दीजिए या ओलोपोलाइडी कह दीजिए। तो ऑटोपोलाइडी कह दीजिएगा तो मतलब उसको नहीं जा सकता, जो जिसमें है उसी में रहेगा, और ओलो कह दीजिएगा तो मतलब अगर आपको चेंज किसी दूसरे में डालना है तो आप डाल सकते हैं। तो ये ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग ओलोपोलाइडी के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं रीजन ऑफ पॉलीपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी होने के पीछे क्या रीजन है, और लास्ट में सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्या इसका महत्व है, ठीक है, सिग्निफिकेंस देखेंगे और क्या इसका महत्व है उसको देखेंगे। सब लोग का हो जाएगा तो बोल दीजिएगा। चलिए, सबका हो गया, निश्चित तुम्हारा होगा। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का। अब आगे देखते हैं रीजन ऑफ पॉलीपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी होने के पीछे क्या रीजन है, क्या क्या कारण है उसको देखते हैं, और उसके बाद देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी का क्या महत्व है। तो ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नया चीज देखेंगे। नया चीज क्या होगा, नया चीज होगा वही एनियोपोलाइडी, जो हम लोग कल 2 को देखे थे उसी को आज डील करके खत्म कर देंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्रोमोसोमल एब्रिएशन समाप्त हो जाएगा।
कल छुट्टी रहेगा, कल इनका छुट्टी है। पढ़ा हुआ रहेगा तो रिवाइज हम लोग लास्ट में कर देंगे। फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, 25 तक कर दिया गया, ऐसे ही बढ़ते रहेगा, अभी घबराने की बात नहीं है, बहुत बढ़ेगा। रीजन्स ऑफ पॉलीपोलाइड्स, रीजन ऑफ पॉलीपोलाइड्स, पॉलीपोलाइड होने के पीछे रीजन क्या है? तो कहता है सर्टेन फैक्टर, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं। सर्टेन फैक्टर्स लाइक, कौन कौन चीज है फैक्टर में? तो टेम्परेचर, टेम्परेचर हो सकता है, शॉक, शॉक हो सकता है, एक्सरे की वजह से आपका क्रोमोसोम में परिवर्तन आ सकता है, एक्सरे, एंड इफेक्ट ऑफ सम केमिकल, इफेक्ट ऑफ सम केमिकल, कुछ केमिकल भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। लाइक कौन कौन केमिकल है? केमिकल में एक का नाम है कॉलिसिन, ठीक है। दूसरा है मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक, फिर क्या है? मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, काउज, काउज abnormalities in the process of cell division, in the process of cell division which result in the formation of cell with unequal number of chromosome. During such an abnormality, when other daughter cell receives both sets of chromosome, that is 2n, then other daughter cell is formed without any chromosome, नेक्स्ट पॉइंट इसी में है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन if a gamete having diploid set अर्थात 2n of chromosomes fuses with normal gamete, that is with haploid single n set of chromosome, then it will result in the formation of triploid, मतलब 3n
In the same way, union of two gametes each having diploid 2n set of chromosome which chromosome will result in the production of tetraploid मतलब 4n एंड सो ऑन। इसी तरह से फिर आगे बढ़ता चल जाएगा, सब बात एक दूसरे से कोरिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सर्टेन रीजन ऑफ पॉलीपोलाइड। पॉलीपोलाइड होने के पीछे रीजन क्या है, मतलब हम 2 आदमी लेके चले, 2 आदमी और जुड़ गया, 2 आदमी और जुड़ गया, तो जुड़ते जुड़ते 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10 हो सकता है। तो कह रहा है कि सर्टेन फैक्टर, कुछ फैक्टर हो सकते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि 1 को 2 बना रहा है, 2 को 3 बना रहा है, 3 को 4 बना रहा है। कुछ फैक्टर हो सकता है, क्या क्या फैक्टर होगा, तो कह रहा है सर्टेन फैक्टर लाइक टेम्परेचर हो सकता है, तापमान जिसको कहते हैं, किसी भी तरह का शॉक लग रहा है वो हो सकता है, एक्सरे हो सकता है, इफेक्ट ऑफ सम केमिकल, कोई दवाइयां आपके बॉडी को अगर इफेक्ट कर जाता है, जैसे उसमें कोलासीन हो गया, ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड हो गया, काउज एबनॉर्मलिटी इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, ये सब दवा खाने की वजह से आपके जो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया है उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगता है, ठीक है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन यूनिक नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जिसकी वजह से क्रोमोजोम का जो संख्या होता है उसको उसका इफेक्ट पड़ने लगता है। ड्यूरिंग सच एज एबनॉर्मलिटी विथ अदर डॉटर सेल रिसीव बोथ सेट ऑफ क्रोमोजोम दैट इज 2n, अगर दोनों तरफ से रिसीव हुआ तो 2n हुआ, देन अदर डॉटर सेल फॉर्म विदाउट एनी क्रोमोजोम, अगर कुछ दूसरा बिना बिना डॉटर सेल वाला आ गया तो कुछ और ही संख्या हो जाएगा, उधर से 2n आया, इधर से n ही आया, तब तक 2n मिलेगा तो ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। तो यह कंडीशन कई बार देखने को मिलता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इफ ए गैमेट हैविंग डैप्लॉइड सेट, अगर डैप्लॉइड सेट 2n है और उधर से दूसरे तरफ से जो है सिंगल n आया, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि रिजल्ट होगा ट्रैप्लॉइड हो जाएगा। एक तरफ हैप्लॉइड, दूसरे तरफ से क्या आ रहा है, डैप्लॉइड आ रहा है, दूसरे तरफ से डैप्लॉइड आ गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ट्रैप्लॉइड हो जाएगा। तो इस एबनॉर्मलिटी कब आता है, तो एबनॉर्मलिटी तब आता है जब एक तरफ से 2n दूसरी तरफ से सिंगल n आ जाए तब। अब कह रहा है इन द सेम वे यूनियन ऑफ टू गैमेट, जब 2 गैमेट यूनियन होता है तो कह रहा है 2n सेट ऑफ क्रोमोजोम विल रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टेट्रापोलाइड। अब एक तरफ से भी 2n आया, दूसरे तरफ से भी 2n आ गया, तो 2n 2n 4n हो गया, तो इसमें टेट्रापोलाइड का भी कंडीशन बन जाता है। तो ये क्यों होता है, तो बता ही दिए कि अगर किसी क्षेत्र में टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो सेल डिवीजन की प्रक्रिया बाधित होगी, कोई दवा खा लगा तो सेल डिवीजन की प्रक्रिया बाधित होगी, ठीक है, कोई दवा से देखते हुए किसी आदमी का बाल पकने लगता है, किसी का बॉडी का ग्रोथ रुक जाता है, किसी का बॉडी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, कोई बॉडी का ग्रोथ ही नहीं हो पाता। तो ये सब क्या होता है कि सेल डिवीजन में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी आएगा कि सेल कोशिका विभाजन, हर सेल को डिवाइड करना है, 2n से हाफ n बटना है, लेकिन क्या होगा कभी 2n बन गया, कभी n बन गया, तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी विकलांग बच्चे भी जन्म ले लेते हैं, पूंछ वाला बच्चा, 6 उंगली वाला बच्चा, ये सारा कंडीशन देखने को मिल सकता है। ये सब तो क्रोमोसोम के एबनॉर्मलिटी भी है जिसकी वजह से ऐसा कंडीशन देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया रीजन ऑफ पॉलीपोलाइड्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीपोलाइड। अगर पॉलीपोलाइड अगर ऐसा ही होता रहे तो क्या हो सकता है या क्या इफेक्ट करता है। किसी किसी का शरीर देखते होइएगा कि बहुत ज्यादा भीम का हो जाता है, जैसे खली का शरीर देख लीजिए, आवश्यकता से अधिक पीयूष ग्रंथि से हार्मोन सेक्रेशन हो गया है तो देखिए उसका शरीर अजीब हो गया, आवश्यकता से कम शरीर होगा तो राजपाल यादव है। तो ये जो कंडीशन बन रहा है यह क्रोमोसोम के एबनॉर्मलिटी की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। सब लोगों का हो गया, आगे बढ़े। अच्छा चंदन का नहीं हुआ है। चंदन हो जाएगा तो बोल दीजिएगा, आप ही के लिए रुके हुए हैं।
चलिए हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखना सिग्निफिकेंस और लास्ट में एनियोपोलाइडी छोटा सा है, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीपोलाइडी। पॉलीपोलाइडी का क्या महत्व है उसी को देखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीपोलाइडी, पॉलीपोलाइडी, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीपोलाइडी। देखिए इसकी वजह से 5 को पॉइंट इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे। क्या क्या होता है? काउजेज, गिगेटिज्म, आवश्यकता से अधिक शरीर, मानसिक समझिए, लीड्स टू स्टरीलिटी, बांझपन हो सकता है, ड्यू टू इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, नेक्स्ट विटामिन contents of the cell, vitamin contents of the cell have been found to increase, चलिए नेक्स्ट, result in the formation of न्यू स्पीसीज। ठीक है, इससे नया स्पीसीज कई बार आ सकता है, एलियन स्पीसीज जिसको हम लोग कभी नहीं देखे। ठीक है, विटामिन कंटेंट ऑफ सेल हैविंग द फाउंड इन इंक्रीज, विटामिन की मात्रा बढ़ सकती है। चलिए तो ये तो हम लोग का खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक है एनियोपोलाइडी। देखते हैं एनियोपोलाइडी, छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। द लॉस और गेन, ठीक है, या तो ज्यादा होना या कम हो जाना, ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम इन ए सेट ऑफ क्रोमोसोम is known as aneuploidy, ठीक है, aneuploidy। The loss or gain of one or more chromosome in a set of chromosome, जब का क्या होता है कि लॉस होता है या गेन होता है, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम किसी सेट में, तो उसी को हम लोग एनियोपोलाइडी कहते हैं। इस बारे में तो बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसके कुछ टाइप्स हैं, दीज आर 3 टाइप्स, दीज या दिस अकर इन फॉलोइंग टाइप्स। इसके कुछ टाइप्स हैं, कौन कौन टाइप है? तो पहला टाइप है जिसका नाम है मोनोजोमिक्स। दूसरा टाइप है जिसका नाम है पॉलीजोमिक्स, और तीसरा टाइप है जिसका नाम है नूलीजोमिक्स। 3 टाइप में ये बटे हुए हैं।
चलिए पहला के बारे में देखते हैं क्या कहता है। द लॉस ऑफ वन क्रोमोजोम, द लॉस ऑफ वन क्रोमोजोम फ्रॉम ए diploid set that is 2n-1, देखिए 2n है, diploid है, उसमें से एओ घट गया, इज नोन एज मोनोसोमिक्स, इसी को हम लोग मोनोसोमिक्स कहेंगे। दिस causes reduction in fertility, इससे दिक्कत किस में आएगी? फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये हो गया पहले बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोजोमिक। ठीक है, यहां तक हो गया। दो और बढ़ना है, पॉलीजोमिक्स और न्यूलीजोमिक्स, उसके बाद सिग्निफिकेंस। चलिए जल्दी कर लीजिए। कह रहा है पॉलीपोलैरिटी का सिग्निफिकेंस क्या महत्व है? तो काउजेज गिगेटनेटिज्म, कई बार क्या होता है, आवश्यकता से अधिक शरीर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, लीड टू स्टेरिलिटी, बांझपन की समस्या हो जाए, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इरेगुलर तरीके से शरीर में क्रोमोसोम बढ़ जाए, विटामिन कंटेंट ऑफ सेल हैविंग बीन फाउंड इन द इंक्रीजिंग, विटामिन की मात्रा किसी भी क्षेत्र में बढ़ जाए, किसी सेल में, किसी में घट जाए, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज का निर्माण हो जाए, ये सारा चीज हो सकता है। एनियोपोलैरिटी के बारे में क्या कर रहा है? द लॉस और गेन, या तो क्रोमोसोम की संख्या घटेगा या बढ़ेगा, ऑन वन और मोर क्रोमोसोम इन द सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम के सेट का बढ़ना या घटना। एनियोपोलैरिटी अकर्स इन फॉलोइंग टाइप्स, एनियोपोलैरिटी को 3 टाइप्स होते हैं, एक है मोनोजोमिक्स, पॉलीजोमिक्स और न्यूलीजोमिक्स। इसमें क्या कर रहा है कि डैप्लॉइड सेट में है लेकिन एक घट जाता है। ठीक है, इससे प्रॉब्लम किस में होगा? तो इसमें प्रॉब्लम होगा फर्टिलिटी में या मोर्टेलिटी। तो ये हो गया पहला। ऊपर का मिटा दिया जाए, सिग्निफिकेंस मिटा सकते हैं। दूसरा है पॉलीजोमिक्स। करा द एडिशन ऑफ वन और मोर, एक या एक से अधिक क्रोमोसोम्स टू diploid set that is 2n+1, एक हो जाएगा, या 2n+2 दूसरा हो जाएगा, etc नोन एज, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीजोमिक्स। इसमें किसी भी तरह का डिजीज हो सकता है, इसका कोई निर्धारण नहीं है। चलिए तीसरा होता है, तीसरा जो टाइप है उसका नाम है न्यूलीसोमिक्स। द लॉस ऑफ वन पेयर ऑफ होमोलोगस chromosomes from a diploid set that is 2n-2, देखिए 2 को घटा दिया गया है, इज नोन एज न्यूलीसोमिक्स, इसको हम न्यूलीसोमिक्स कहेंगे। दिस रिजल्ट्स in the formation, this results in the reduction of vigor and life span, इससे जीवन अवधि कम हो जाएगा। तो ये हो गया तीनों टाइप।
अब हम लोग को क्या पढ़ना है, लास्ट 3 पॉइंट में पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिएशन। पूरा टॉपिक का सारांश क्या कहता है, क्रोमोसोमल एब्रिएशन से क्या ये प्रॉब्लम है, तो इसको हम लोग देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिएशन लास्ट में। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिएशंस, क्रोमोसोमल एब्रिएशन से क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो चल पहला पॉइंट, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक है, एक बात तो ये हो गया कि नए स्पीसीज का निर्माण हो जाएगा, पहली बात। दूसरा बात, इट में काउज स्टेरिलिटी ड्यू टू अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन। गैमिट को बंटने में प्रॉब्लम आता है क्रोमोसोमल एब्रिएशन से, न्यू स्पीसीज कभी कभी बन जाता है, स्टेरिलिटी की समस्या आती है, ये सारी बातें हैं। और लास्ट, इस टॉपिक का लास्ट, इट हेल्प्स टू स्टडी, इसकी मदद से हम लोग पढ़ सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड क्या समझ सकते हैं, डोज इफेक्ट को समझ सकते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया यहीं पर। पहला हो गया मोनोसोमिक्स, तो पढ़ ही लिए थे, क्या है कि क्रोमोसोम की संख्या में 2n हो जाएगा, इससे प्रॉब्लम फर्टिलिटी और मोटिलिटी में। दूसरा कह रहा है कि क्रोमोसोम तो डायप्लॉइड में रहेगा, लेकिन इसमें एक जुड़ जाए या दो जुड़ जाए, जितना जोड़ सकते हैं जोड़ते जाइए, ये सब समस्या हो सकता है। तो इसमें बहुत तरह के कैरेक्टर आ सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तीसरा कह रहा है कि द लॉस ऑफ वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम ए डैप्लॉइड, तो डैप्लॉइड 2n हो गया, डैप्लॉइड कहते हैं, उसमें से 2 को घटा दिया गया, -2n कर दिया गया, इज नोन एज, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, म्यूली सोमिक्स के नाम से जानेंगे। इसके वजह से क्या होगा, तो व्यक्ति का जीवों का जो लाइफ स्पैन होगा वो कम हो जाएगा। लास्ट में कह रहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोमल एब्रिएशन, क्रोमोसोमल एब्रिएशन का क्या महत्व है, तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, इसके माध्यम से नए स्पीसीज, क्रोमोसोम पे कंट्रोल नहीं है तो कोई नया स्पीसीज तो बन ही जाएगा। दूसरा, इट में काउज स्टेरिलिटी ड्यू टू अनबैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अनबैलेंस तरीके से क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो बांझपन की समस्या आ सकता है, मेल हो या फीमेल हो दोनों। तीसरा, इट हेल्प इन स्टडी एंड अंडरस्टैंड डोजेज इफेक्ट, इससे आप ये समझ सकते हैं कि कितना डोज, कितना क्रोमोसोम किस व्यक्ति के अंदर, किस जीव के अंदर जाना चाहिए और कितना नहीं जाना चाहिए, ये चीज समझ पाएंगे। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया, क्रोमोसोमल एब्रिएशन। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो हम लोग पढ़े हैं, 3 क्लास में ही खत्म हुआ है, 3 क्लास, हाँ 3 क्लास, 2 क्लास में कि 3 क्लास में, 3 क्लास में, तो 3 क्लास का ये मटेरियल है, 3 क्लास को इसको में हम लोग पूरा किए हैं इसको। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो गया। थोड़ा थोड़ा करके भी हम लोग इस तरह से पढ़ते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तो लास्ट टाइम में, एग्जाम टाइम में खाली रिवाइज का झंझट रह जाएगा, उसको फिर से बैठा के रिवाइज कर लेंगे। और सिलेबस तो हम लोग को बायोमेट्रिक देखिए कितना स्पीड में खत्म हो गया, फिर जेनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सारा चीज है खत्म हो जाएगा तो आपके लिए सुविधा रहेगा। ठीक है, एग्जाम मान लीजिए कि 1 महीना का टाइम रहेगा तो कितना जल्दी जल्दी कीजिएगा सब कुछ, तो टाइम नहीं देगा फिर है, तो ये सारी समस्या आ सकती है। हाँ, ये जो सोचिएगा कि एग्जाम नहीं होगा, पार्ट 1 वाला सब ऐसे ही लड़का सब कूद रहा है कि हम पेपर में कटिंग देखें एग्जाम नहीं होगा, वो सब भूल जाइएगा, एग्जाम तो होना ही है। देखे किए हैं पिछला साल कितना हल्ला करके, एग्जाम तो लेना ही है। हाँ वही है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव करते रहेगा, ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन आप लोग जारी रखिएगा, हो जाएगा तो फिर बोलिएगा, दूसरा सेट देंगे। चलिए, सब लोगों का हो गया, रुबाना नहीं है आज, अच्छा एक व्यक्ति अभी जुड़े हैं, दशरथ महाराज जी के खानदान से कौन जुड़े हैं अभी जस्ट 14 नंबर पे,
लेट, इतना लेट कौन जुड़ रहे हैं? देखो, अगर सिस्टम तुमको ऑनलाइन जब चल रहा है, व्यवस्था ऑनलाइन चल रहा है, तो उसमें तुम बहाना बनाओगे नेटवर्क का, तो तुमको कंपनी निकाल देगा बाहर। ठीक है, कंपनी को कहोगे कि हमको नेटवर्क नहीं चल रहा है, या कोई फोन नहीं उठाएगा, तो सर मेरा फोन ही नहीं लग रहा था, तो वो सब नहीं सुनता है, ये बात समझ लो। जब तुमको सब कुछ ऑनलाइन से करना है, तो ऑनलाइन की व्यवस्था को अच्छा ना रखोगे। ठीक है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारी व्यवस्था ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन व्यवस्था को जितना मजबूत करके रखो उतना बढ़िया है। नहीं, सिम जो चल रहा है सिम बदल दीजिए, दूसरा सिम ले लीजिए, लेकिन करना तो पड़ेगा आप ही को। ठीक है, क्योंकि ये बहाना नहीं चल सकता कि नेटवर्क नहीं चला। ठीक है, हाँ, हम मेरा यहाँ का नेटवर्क खराब हो जाएगा वो अलग बात है, कि हाँ लाइट नहीं है तो वाईफाई नहीं चल रहा है, क्योंकि क्वालिटी फिर अलग बात हो जाएगा कि जैसे क्वालिटी जो आ रहा है वो क्वालिटी नहीं मिलेगा, वो चीज हो सकता है। लेकिन आपके यहाँ अगर चल रहा है, छूट जाएगा तो दिक्कत रहता है। चलिए खैर, इतना थेसिस आरती नहीं सुनी, चल गई बेचारी। चलो कोई बात नहीं है, कल बंद रहेगा, परसों हम लोग देखेंगे कुछ नया। आज का कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा मैसेज कर लीजिएगा। सबको ईद मुबारक।